राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के पहले सत्र में 4 पद्म विभूषण और 8 पद्म भूषण सहित कुल 73 पुरस्कार किए प्रदान। सुषमा स्वराज और अरुण जेटली पद्म विभूषण से सम्मानित। पश्चिम बंगाल में पेट्रोल डीजल पर वैट की कटौती की मांग को लेकर भाजपा आज राज्य में निकालेगी रैलियां। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रैली में पश्चिम बंगाल पार्टी के वरिष्ठ नेता लेंगे हिस्सा। तमिलनाडु में भारी बारिश के चलते बिगड़े हालातों के बीच राहत कार्य जारी। 160 राहत शिविर काम में जुटे। 1 लाख फूड पैकेट्स किए गए वितरित। मॉनसून की शुरुआत के बाद से प्रदेश में 43% अधिक हुई वर्षा। अमेरिका में आज से विदेशी नागरिकों के लिए यात्रा प्रतिबंध हटाए गए। यात्रियों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य। कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मार्च 2020 में जमीन और हवाई मार्ग से गैर आवश्यक यात्रा पर लगाया गया था प्रतिबंध। आज से नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ की हुई शुरुआत। 10 तारीख को डूबते हुए और 11 तारीख को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ महापर्व का होगा समापन। तो ये थी बात सुर्खियों की और अब सबसे पहले बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। महाराष्ट्र के पंढरपुर में भक्तों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने की कोशिशों के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग जो कि NH 965 है, इसके 5 खंडों और श्री संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग NH 965G के 3 खंडों की आज दोपहर 3:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आधारशिला रखेंगे। इन राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर पालकी के लिए समर्पित पैदल मार्ग का निर्माण किया जाएगा, जिससे भक्तों को परेशानी मुक्त और सुरक्षित मार्ग उपलब्ध होगा। 6,690 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से दिवे घाट से मोहोल तक संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग का लगभग 221 किलोमीटर और 4,400 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पतस से टोंडले बोंदल तक संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का लगभग 130 किलोमीटर के 4 लेन का निर्माण किया जाएगा, जिसके दोनों ओर पालकी के लिए समर्पित पैदल मार्ग भी होंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंढरपुर से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1,180 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 223 किलोमीटर से अधिक की पूर्ण और उन्नत सड़क परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं में मासवाद पिलिव पंढरपुर जो कि NH 548E, कुर्दुवाड़ी पंढरपुर NH 965C, पंढरपुर संगोला NH 965C और NH 561A के तिम्भुरनी पंढरपुर सेक्शन और NH 561A के पंढरपुर मंगलवेधा उमादी सेक्शन इसमें शामिल है। तो बेहद महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को आज प्रधानमंत्री उनका शिलान्यास करेंगे और प्रधानमंत्री ने इस मौके पर ट्वीट करते हुए कहा कि पंढरपुर बहुत से लोगों के दिल और दिमाग में विशेष स्थान रखता है। वहां के मंदिरों में देश भर से समाज के सभी वर्गों के लोग आते हैं। 8 नवंबर को दोपहर 3:30 बजे मैं पंढरपुर में बुनियादी ढांचे की जरूरतों को बेहतर बनाने संबंधी कार्यक्रम में हिस्सा लूंगा। मैं श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग और श्री संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग के खंडों को 4 लेन का करने के कार्य का शिलान्यास करूंगा। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए समर्पित पैदल मार्ग का निर्माण किया जाएगा। कई सड़क योजनाओं का भी शुभारंभ किया जाएगा। और पंढरपुर में भक्तों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने की कोशिशों में श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग के 5 खंडों और श्री संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग के अन्य परियोजनाओं के संबंध में हमारे संवाददाता योगेश कुमार शीतल ने स्थानीय MLC प्रशांत परिचालक से बात की और परियोजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंढरपुर में कई सारी सड़क योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। इनमें कई योजनाएं हैं जो कि पूरी हो चुकी हैं और कई है जिसका भूमि पूजन होना है। इस वक्त हमारे साथ प्रशांत परिचालक हैं जो कि यहाँ पे एमएलसी हैं। प्रशांत जी, आप ये बताइए कि जो योजनाएं हैं वो बेसिकली किन चीज़ों से जुड़ी हुई हैं और उसका फ़ायदा यहाँ के लोगों को किस तरीके से पहुँचेगा? ये जो सड़क की योजना बन रही है वो प्रामुख्यतः जो भक्ति का जो पवित्र स्थान है पंढरपुर और आलंदी देहू, जो यहाँ से जो 700 साल से यहाँ का पालकी का जो उत्सव होता है उसके कनेक्टिविटी के लिए मेन ये योजना है। और 700 साल से यहाँ संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम महाराज की पालकियाँ लोग अपने कंधे पे लेके आते हैं। एक एक महीना वो प्रवास करते हैं, पैदल चलते हैं। तो उनके लिए जो कठिनाई थी, जो उनका मार्ग अच्छे नहीं थे, ये सब कठिनाइयाँ दूर करके उनको सुलभ और सुरक्षित ऐसा मार्ग देने के लिए योजना 2018 में गडकरी साहब ने उसकी घोषणा की थी। लेकिन कोविड के कारण और कुछ कारण में उसमें रुका था काम, लेकिन आज उसका भूमि पूजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों द्वारा और गडकरी जी के उपस्थिति में यहाँ हो रहा है। इस कार्यक्रम के लिए महाराष्ट्र के जो संत हैं, जो भागवत धर्म की पताका पिछले 700 साल से यहाँ कंधे पे लेके आ रहे हैं, उनके भी उपस्थिति में ये प्रोजेक्ट अभी देश के लिए अभी समर्पित हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है। किसानों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं या जो स्थानीय युवाओं के और यहाँ से आपको सीधे लिए चलेंगे उत्तर प्रदेश के कैराना में, जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। उनके परिवार के सदस्यों की निर्मम हत्या हुई थी। मैंने जिला प्रशासन से इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है। उसमें से बहुत सारे दोषी कार्रवाई उनकी हो चुकी है। सरकार उनको कुछ कंपनसेशन भी देगी, मुआवजा भी देगी, जिससे वे लोग फिर से यहाँ पर अपने व्यवसाय को और अपने अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा सकें और हर व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ पर रह सके। मैं इसीलिए आज खास तौर पर उन परिवारों से मिलने के लिए और उन्हीं के साथ में हमने दोपहर का भोजन भी लिया है। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी भी, यहाँ के माननीय सांसद जी भी, हमारे विधायक भी, प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश राणा जी भी, ये सभी लोग, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भी, ये सभी लोग यहाँ मेरे साथ में इसी बात को लेकर के आए हैं। धन्यवाद जी। तो कैराना में पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद एक प्रेस को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और यहाँ से एक बार फिर से लौटेंगे अपनी पहली खबर पर। पंढरपुर में जिस तरह से विकास परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है, सड़क परियोजनाओं को आज तमाम सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हमारे संवाददाता योगेश शीतल इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर और पंढरपुर में मौजूद हैं और उनके पास सीधा जुड़ेंगे। योगेश, कितना बड़ा परिवर्तन, कितनी बड़ा ये एक चेंज लेकर आएगा और ख़ास तौर पर जब हम जो पंढरपुर या आने वाले तीर्थ यात्री हैं उनकी यात्रा को कितना सुगम, सुलभ और एक सुविधापूर्वक बनाएंगे ये मार्ग के बन जाने के बाद से, कितना बड़ा परिवर्तन होगा? देखिए निखिल, अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरीके से केदारनाथ में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ था। अगर इसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो कई ऐसे जगह हैं जो कि जहां पे बड़ी संख्या में लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, मेला लगता है और दशकों से परंपरा रही है। उन जगहों, जो जगह अछूते थे, जो हाशिए पर थे, वहाँ की जो बुनियादी ज़रूरतें थी उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं जा पाया होगा जो अथॉरिटीज़ है उनका। अब उस पर धीरे धीरे करके काम होना शुरू हुआ है और ये पंढरपुर जो है उसका एक ताज़ा उदाहरण है। क्योंकि पंढरपुर को अगर आप देखें तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसका, जितनी संख्या में लोग आते हैं एक ही जगह पर आषाढ़ एकादशी के दिन लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, देश भर से आते हैं और पालकी का आयोजन होता है। दो तरह की पालकी है यहाँ पे, एक तो संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी आती है जो कि आलंदी से आती है और दूसरी संत तुकाराम महाराज की जो कि धेनु से आती है। तो देहू से ये जो दोनों जगह से पालकी आती है इसमें बड़ी संख्या में लोग आते हैं और चूंकि सड़कें नैरो थी तो कई बार जो है छोटी मोटी दुर्घटनाएं जो है वो भी रिपोर्ट में आती थी और लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी। अब जो अलग अलग मार्ग है, चाहे वो संत ज्ञानेश्वर महाराज का हो या फिर जो है संत तुकाराम पालकी मार्ग हो, अगर दोनों अगर आप रूट की बात करें तो पहले में
5 जो उसके अलग अलग खंड हैं वहाँ पे जो है चौड़ीकरण होगा, 4 लेनिंग होगा, और दूसरे के 3 खंड में जो है वहाँ पे चौड़ीकरण होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अलावा जो है एक पैदल पथ भी बनाया जाएगा बगल से। कई सारे पुल पे हम देखते हैं, ताकि जो पैदल लोग चल रहे हैं, श्रद्धालु चल रहे हैं, वो वहाँ पे आसानी से आ जा सकें। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा पूरी व्यवस्था में अगर आप सीधे मोटे तौर पर देखें तो। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि क्योंकि हाईवे से कनेक्टिविटी इसकी हो जाएगी, तो जो आसपास की जगह है, चाहे वो पुणे हो, लातूर हो, या फिर अगर आप बड़ी शहरों के जगह की बात करें, आप हैदराबाद ले लीजिए या फिर बेंगलुरु ले लीजिए, जो अलग अलग जहां से कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी, उससे किसानों को दूसरा सबसे बड़ा फायदा होने जा रहा है। क्योंकि जब 100वीं किसान रेल चली थी, मुझे याद है 100वीं किसान रेल चली, तब मैं यहाँ पे था, सोलापुर के संगोला से वो ट्रेन चली थी, और तब हम लोग वहाँ पे थे। हम लोगों ने किसानों से बात की थी, जो अंगूर के किसान हैं, जो पपीते के किसान हैं, या फिर जो अनार के किसान हैं, गन्ना के किसान हैं, इन लोगों ने काफ़ी उत्साह व्यक्त किया था कि उनको एक कनेक्टिविटी मिल गई, और उनका जो माल जो कि काफ़ी समय के कारण खराब हो जाता था, कई बार जो तरल पदार्थ होते थे वो कई बार खराब हो जाते थे, उसको एक सीधी कनेक्टिविटी मिल गई। तो पंढरपुर के श्रद्धालुओं को तो फायदा होगा ही होगा, देश के श्रद्धालुओं को फायदा होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा किसानों को इसका सीधा फायदा होगा, जो कि जो है सरकार का लक्ष्य भी रहा है, चाहे वो किसानों की आय दुगुनी करने की हो, चाहे वो अलग अलग योजनाओं को लेकर हो। तो एक ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एक चौतरफा विकास जो है वो होगा। हम अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको थोड़ा सा व्यू दिखाएं कि देखिए यहाँ पे थोड़ी देर में जो है 3:30 बजे, आपने सही कहा, कार्यक्रम शुरू होने वाला है। बड़ा मंच बनाया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी जो उद्धव ठाकरे हैं महाराष्ट्र के, वो भी आएंगे, नितिन गडकरी रहेंगे, इसके अलावा जो है जनरल वीके सिंह यहाँ पे अपेक्षित है, वो भी आएंगे, गवर्नर का भी आना जो है वो भी अपेक्षित है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है, और चूंकि खुद प्रधानमंत्री एड्रेस करने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री को सुनने की इच्छा भी जो है वो लोगों को रहती है, तो उस हिसाब से परिसर को भी बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। तो मुझे लगता है कि जो कार्यक्रम है निश्चित तौर पर बड़ा कार्यक्रम है, और ये दूरगामी प्रभाव डालेगा पश्चिमी महाराष्ट्र, साउथ रीजन जो है, साउथ वेस्ट रीजन जो है वहाँ पे। और चूंकि कनेक्टिविटी स्ट्रेंथन होगी, तो अलग अलग जगह, चाहे आप मराठवाड़ा कर लीजिए, विदर्भ कर लीजिए, पश्चिमी महाराष्ट्र कर लीजिए, कोंकण कर लीजिए, कनेक्टिविटी जो है वो किसी एक क्षेत्र तक लिमिट नहीं रहती, वो एक पूरा प्रसार रहता है उसका फायदा जो है यहाँ पे लोगों को भी मिलेगा। और चूंकि विकास होगा, तो सीधी सी बात है कि रोजगार का भी सृजन होगा। जी बिल्कुल, 2 बातें बताइए और बहुत जल्दी से, कि एक तो जो मंदिर है पंढरपुर में, विट्ठल रूप में, विट्ठल स्वरूप में विराजमान है श्री हरि, किस तरह से इसका आध्यात्मिक महत्व है, क्या इसके धार्मिक महात्म्य है, ये तो हमारे दर्शकों को आप बताएं। साथ ही साथ जिस तरह से एक आध्यात्मिक उन्नयन के लिए जो धार्मिक स्थल है, उनको, उनकी जो जीर्ण शीर्ण अवस्था है, उनको एक बेहतर रूप देने के लिए जिस तरह से सरकार काम कर रही है, किस तरह से इसको देखते हैं, और जो वहाँ के भक्त हैं वो किस तरह से इसको ले रहे हैं? देखिए, सबसे पहला सवाल कि विट्ठल रुक्मिणी जो मंदिर आपने बोला, उसका कितना महत्व है। देखिए, दशकों से ये परंपरा यहाँ पे रही है कि कहते हैं कि पुरानी मान्यता है कि माता पिता की सेवा को केंद्र में रख के ये पूरी जो कथा है वो माता पिता की सेवा से जुड़ी हुई है। और किस तरीके से एक बालक था जो माता पिता की सेवा जो है वो नहीं करता था और थोड़ा रूखे तरीके से पेश आता था, लेकिन जब वो माता पिता ने काशी जाने का निर्णय लिया, तो फिर काशी में जब सब लोग गए, तो वहाँ पे उनको, उस बालक को गंगा यमुना सरस्वती तीनों का दर्शन हुआ, और फिर उसने देखा कि किस तरीके से तीनों जो हैं वो एक ऋषि की सेवा कर रहे हैं। जब देर रात उसको स्वप्न आया, तो और तब वो वहाँ से प्रभावित हुआ, और जब पूछताछ में उसको मालूम चला, तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, और फिर बोलते हैं कि फिर उसको ईश्वर ने जो है वो ईश्वर के प्रति आसक्त हुआ, और फिर जो माता पिता की सेवा करने लगा। ये एक मोटे तौर पर मैं आपको डॉट में जो स्टोरी है उसका एक ग्लिम्स दे रहा हूँ। अब ये चीजें जो है धीरे धीरे करके प्रसार में आई। कई सारे संत हुए महाराष्ट्र के जो कि काफी प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने इस चीज को वो आगे लेके गए, और फिर जो है ये धीरे धीरे करके परंपरा बनी, और फिर वो मंदिर जो है वो उसका भी निर्माण हुआ। काफी बगल में चंद्रभागा नदी भी है, नदी में लोग आते हैं, डुबकी लगाते हैं, और फिर यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। तो ये एक तरीके का वहाँ पे चरण दर्शन जो है ये होता है, माना जाता है कि कृष्ण के अवतार है। इसके बाद जो है जहाँ तक पर्यटन की बात करें, तो मंदिर को देखने अगर आप आसपास के क्षेत्र को देखेंगे, हालांकि बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुआ है ये क्षेत्र, लेकिन फिर भी कई सारे होटल्स हैं यहाँ पे। जो मंदिर परिसर है उसका जो अपना भक्त निवास है वो भी यहाँ पे कई सारी जगहों पर है। इसके अलावा कई सारे होटल्स हैं, कई सारे छोटे मोटे जो घर हैं वो लोग उनको भी देते हैं किराए पर रहने के लिए। कुल मिलाकर जो है ये हम कह सकते हैं कि अभी पूरा विकास प्रौढ़ नहीं हुआ है, लेकिन
अपनी गति में है और जिस तरीके से विकास को यहाँ पे खास करके सड़क नेटवर्क को या फिर अलग अलग चीज़ों को एनकरेज किया जा रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका भी विकास अच्छे तरीके से हो पाएगा। और जो होटल्स वगैरह हैं, होटल्स हैं या गाइड हैं या फिर छोटे मोटे जो इंडस्ट्री है, चाहे फूड प्रोसेसिंग है, इनको भी एक तरीके का बूस्ट मिलेगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर इनको मिलेगा और इन धार्मिक स्थलों का उन्नयन के लिए कृत संकल्पित है इस वक्त की केंद्र सरकार। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए योगेश। और अब बात करेंगे ताजा खबर की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में आयोजित भव्य समारोह में साल 2020 के पद्म पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। कोरोना के चलते 2020 में ये पुरस्कार नहीं दिए जा सके थे। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले 141 लोगों को वर्ष 2020 के लिए पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। वर्ष 2020 के लिए पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़े पद्म विभूषण से 7 लोगों, पद्म भूषण से 16 और पद्मश्री से 118 लोगों को सम्मानित किया गया। साल 2020 के लिए जिन लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया उनमें सार्वजनिक मामलों के लिए मरणोपरांत पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, दिल्ली के अरुण जेटली और सुषमा स्वराज, मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ शामिल हैं। इसके अलावा कला के लिए उत्तर प्रदेश के पंडित छन्नू लाल मिश्र, खेल के लिए मणिपुर की मैरी कॉम और आध्यात्म के लिए कर्नाटक के उडुपी स्थित पेजावर मठ के श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी शामिल हैं। 2020 के लिए पद्म भूषण से सम्मानित होने वालों में सार्वजनिक मामलों में जम्मू कश्मीर के मुजफ्फर हुसैन बेग, सार्वजनिक कार्य में उत्तराखंड के अनिल प्रकाश जोशी, आर्किटेक्चर में गुजरात के बालकृष्ण दोशी, खेल में तेलंगाना की पीवी संधू शामिल हैं। वर्ष 2020 के लिए पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, अभिनेत्री कंगना रनौत, एयर मार्शल डॉक्टर पद्मावती बंदोपाध्याय, आईसीएमआर के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेडकर और सरिता जोशी शामिल हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये पुरस्कार, न सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों को इससे नवाजा गया है, बल्कि आम लोगों के लिए भी, देश की जनता के लिए भी। और किस तरह से ये समारोह हुआ है, किस तरह से इसकी खास बातें रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता सुधीर यादव और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, आपसे जानना समझना चाहेंगे किस तरह से खास रहा है इस बार का कार्यक्रम। पिछले साल ये कार्यक्रम कोरोना की वजह से नहीं हो सका था, क्या जानकारी देंगे आप? बिल्कुल निखिल, देखिए पिछले साल कोविड महामारी के कारण ये समारोह नहीं हो पाया था, तो बिल्कुल उसके बाद से फिजिकल पहल हो रहा है। खासी तैयारियां राष्ट्रपति भवन की तरफ से की गई हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन किया जा रहा है। अभी की बात करें, देखिए निखिल 2 चरणों में ये दिया जा रहा है। सुबह 11 बजे जो आज का समारोह है, इसके बाद से शाम को
5 बजे इसका दूसरा चरण रहेगा। पहले चरण में जो 73 लोग हैं उनको जो विभिन्न अलंकरण समारोह है वो प्रदान किए गए हैं, और उसके बाद से जो 73 लोग हैं, बाकी जो लोग बचे हुए हैं उनको शाम को 5 बजे से जो दूसरा चरण है उसमें ये समारोह प्रदान किए जाएंगे। आज अगर सुबह की हम बात करें तो जो पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस हैं, पूर्व विदेश मंत्री रहे सुषमा स्वराज, अरुण जेटली हैं, इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया। इसके अलावा और कई सारे जो गणमान्य व्यक्ति रहे उनको पद्म भूषण एवं पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बिल्कुल खास बात यही थी कि कोविड महामारी के बाद से पहली बार फिजिकल तौर पर इसको आयोजित किया गया था, तो इसके मद्देनजर काफी तैयारियां बहुत बेहतर रही, और सबसे खास बात यह रही कि जो गणमान्य व्यक्ति रहे उनको राष्ट्रपति ने स्वयं उपस्थित होकर जो सम्मानित किया, ये अपने आप में एक खासी बात रही निखिल। जी बिल्कुल। और क्या कुछ आम लोगों से बातचीत या जो पुरस्कार विजेता रहे हैं, क्या उनसे कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है आपकी? देखिए, चूंकि राष्ट्रपति भवन का समारोह औपचारिक तौर पर होता है तो इसके यहाँ तो बातचीत संभव नहीं है, लेकिन इससे पहले हमारे संवाददाताओं की बातचीत हुई है, इनफॉर्मल तरीके से भी बातचीत हुई। तो जिस तरीके से समारोह आयोजित हुआ है उसको लेकर लोग काफी खुश हैं, क्योंकि फिजिकल तौर पर ना होकर इससे पहले राष्ट्रपति भवन की तरफ से ज्यादातर जो समारोह हो रहे थे वो वर्चुअल तरीके से आयोजित हो रहे थे। तो उसको लेकर राष्ट्रपति भवन की तरफ से ये कदम आगे बढ़ाया गया है कि उसको आगे बढ़ाते हुए जिस तरीके से सरकार की कोशिश रही है, लगातार सरकार के प्रयासों के बाद से जो कोविड के मामले हैं वो लगातार कम होते रहे हैं, तो उस वजह से राष्ट्रपति भवन की तरफ से ये कदम उठाया गया कि अब इसको फिजिकल तौर पर जो समारोह है वो आयोजित किए जाए। इसी कड़ी में ये पहला कदम है कि फिजिकल तरीके से आयोजित किया जाए। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर तो जो सभी जो अलंकरण समारोह लोग जिनको मिला है वो जाहिर तौर पर इस बात से जरूर खुश हैं कि जो फिजिकल तौर पर आमतौर पर राष्ट्रपति जी से मिलने का जिनको मौका मिला सामने, उनसे जो सम्मानित हुए, वो अपने आप में एक अलग अनुभूति जो अवार्डीज है उनके लिए रही। जी निश्चित तौर पर अलग अनुभूति रही है ऐसे अवार्डीज के लिए। उनकी सेवा को एक नाम दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है, ये एक बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए सुधीर यादव। और यहाँ से रुक करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी पद्म पुरस्कारों के बारे में बातचीत करेंगे। रामकृपाल जी, किस तरह से देखते हैं सबसे पहले तो इन पद्म पुरस्कारों को? अगर देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में अब ये आम लोगों का पुरस्कार बन चुका है। वो सारे लोग जो अपने अपने इलाकों में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, अब उनको पहचान मिली है। तो कहीं ना कहीं अब आम लोग जो देश के हैं वो इससे प्रेरित हो रहे हैं, वो इससे प्रेरणा पा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपने सही कहा। अगर मैं एक सेंटेंस में कहूं तो सबसे बड़ा जो एक परिवर्तन आया है इन पुरस्कारों के चरित्र में वो ये है कि अब इन पुरस्कारों को पाने के लिए एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं जो किसी प्रचार प्रसार से दूर, जिनको कभी पुरस्कार की कोई इच्छा नहीं रही, जिनको कभी भी ये नहीं था, जो सचमुच समाज सेवा में अपनी अपनी फील्ड में लगे हुए लोग थे ये। और चूंकि राष्ट्रपति जिसको दे रहे हैं, ये इस बात का सबसे बड़ी बात है कि जब घोषणा नामों की होती है तो उतना मालूम पड़ जाता है कि अनाम चेहरे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई जानता नहीं, जिनका नाम नहीं सुना। तो एक इच्छा होती है कि जब ये पुरस्कार प्राप्त करने आएंगे तो इनको देखूंगा कि कैसे कैसे लोग कहाँ बिल्कुल अनाम होकर के समाज की सेवा में जुटे हुए हैं, जिनकी कोई भावना नहीं है उसके बदले उन्हें कुछ मिले। अखबारों के माध्यमों, टेलीविजन के प्रचार प्रसार से बहुत दूर इस तरह की जो एक शुरुआत की है प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में शुरू हुआ, वो निश्चित तौर पर सम्मानों का, ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इन सम्मानों का सम्मान है, ईमानदारी की बातें हैं। और एक सुदूर गांव का बैठा हुआ नागरिक जो कहीं भी कोई पेड़ लगा रहा है, कोई निःशुल्क 1 रुपए में इलाज आदिवासियों का कर रहा है, आप सोचिए कि इस तरह से ये बहुत गरिमामय बात है हमारे भारतीय राष्ट्र राज्य के लिए कि ऐसे लोगों को जो सचमुच पुरस्कार पाने के या सम्मान पाने के अधिकारी हैं। आपके यहाँ मैं देख रहा था एक जिनको पुरस्कार मिला, उन्होंने कहा
कि मैं तो सोच ही नहीं सकता था, मैंने तो कोई अप्लाई नहीं किया था, ना मैंने कभी मांग की थी, लेकिन मुझे पुरस्कृत किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये सम्मान का बहुत बड़ा सम्मान है, और ये जो एक कल्चरल चेंज आया है ये बहुत ही अच्छा है। इन पुरस्कारों का सम्मान बढ़ा है, और जिनको भी ये पुरस्कार दिया जा रहा है सचमुच के वो पुरस्कार के भागी, मतलब एक तरह से कहते हैं कि वो उसके अधिकारी हैं, और उनका सम्मान करके मैं समझता हूं ये देश सम्मानित हो रहा है। बिल्कुल, उनका सम्मान करके, ऐसे लोगों का सम्मान करके देश स्वयं सम्मानित हो रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने रामकृपाल जी। अब एक बात और भी है कि जो लोग इसके पहले का जो चरित्र था, जैसे आपने कहा, और अब जो परिवर्तन आया है, कल्चरल चेंज आया है, इस चेंज से आम लोगों को, वो सारे लोग जो कहीं ना कहीं बड़ी निष्ठा से लोगों की सेवा में, अपने अपने काम में जुटे हुए थे, उनको और प्रेरणा मिलेगी, और ज्यादा आगे जाने का एक कहीं ना कहीं ताकत, एक बल मिलेगा, देगा ये इस तरह के पुरस्कार जब प्रदान किए जाएंगे बिल्कुल फेयर तरीके से। बिल्कुल सही है। आप देखिए, आपका भी अनुभव है, मेरा भी अनुभव है। मैंने एक बहुत लंबे दौर की पत्रकारिता की है, और मैंने देखा है कि किस तरह से पुरस्कारों के लिए लोग अप्लाई करते थे, और पूरी लॉबी एक बनती थी। कुछ लोग उसको रिकमेंड करते थे, क्या क्या नहीं होता था। तो इस तरह के पुरस्कारों का जो समारोह होता था, वितरण होता था, आम नागरिक की उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसको पता था कि ये पुरस्कार का मतलब क्या होता है। यही मैं कह रहा हूं कि एक जो क्वालिटेटिव चेंज आया है, जिसको गुणात्मक परिवर्तन कह सकते हैं, अब ऐसे एक व्यक्ति को जिसने कभी पुरस्कार की लालसा में कभी काम नहीं किया, जो बिल्कुल अनाम है, जिसको अपना किसी प्रचार प्रसार से दूर है, उस तक सरकार पहुंच करके कहती है कि आपने इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, समाज के लिए बहुत काम किया है, हम आपको पुरस्कृत करके सम्मानित होना चाहते हैं। एक तरह से आप दूसरे को सम्मानित कर नहीं रहे हैं, हम खुद सम्मानित हो रहे हैं, और उन चेहरों को देश के सामने लाना, दुनिया के सामने लाना, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं समझता हूं कि इसीलिए मैंने कहा कि ये 2014 के बाद से एक जो टोटल मतलब एक तरह से कह सकते हैं क्वालिटेटिव चेंज, जो कल्चरल चेंज आया है, इनमें ये सांस्कृतिक, मैं इसको कहता हूं सांस्कृतिक बदलाव कह लीजिए, उन पुरस्कारों का भी एक कैरेक्टर बदला है, और उनके प्रति हम अब सम्मान के दृष्टिकोण से देखते हैं। वरना पहले एक होता था कि कोई सरकारी सम्मान किसी को मिल गया है, लॉबी की होगी, यहाँ वहां किया होगा। अब मुझे विचित्र सा लगता है कि आप पुरस्कार पाने के लिए खुद एप्लीकेशन दें कि देखिए मैं पुरस्कार के काबिल हूं। एक बड़ा ये परंपराओं को तोड़ करके उन प्रतिभाओं को जो सचमुच कहीं दूर से दूर, आप देखिए कैसे कैसे लोगों को अपने मन की बात में प्रधानमंत्री जी कैसे कैसे लोगों को लाते हैं। एक वो महिला जो कहीं किसी घर में सफाई का काम करती है, वो अपने समाज के लिए अपना सब पैसा इकट्ठा करके टॉयलेट बनवा रही है। अब आप सोचिए, तो इन प्रतिभाओं को खोजना और इन्हें सम्मानित करना, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई पुण्य कार्य हो नहीं सकता। जी बिल्कुल। जिस फेयर तरीके से इसकी ज्यूरी काम कर रही है, उनको कितना साधुवाद देना चाहेंगे? कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस, इन सारी बाउंड्रीज से ऊपर हट करके मौलाना कल्बे सादिक को भी पुरस्कृत किया गया है, मौलाना बद्रुद्दीन खान को भी पुरस्कृत किया गया है, और पेजावर मठ के विश्वेश तीर्थ स्वामी को भी पुरस्कृत किया गया है। यानी कि किसी भी तरह का इसमें कोई भी जिसको कहते हैं कि जो आपने एक एग्जाम्पल दिया कि पहले जिस तरह से किया जाता था चीजों को, लोग लॉबिंग करते थे, वो सब कहीं नजर नहीं आ रही है। जो इसकी जूरी है वो कितनी प्रशंसा और साधुवाद की पात्र है, आप कहेंगे? बहुत बहुत। मैं देखिए कह रहा हूं कि राजनीति को परे रख करके कलर, कास्ट, क्रीड, भेदभाव, जाति, पंथ, धर्म, सब चीज से परे हट करके शुद्ध रूप से जो मानवता की सेवा में जुटे हुए हैं किसी भी रूप में, उनको ढूंढना और उनको पुरस्कृत करके खुद सम्मानित होने का काम जो जूरी कर रही है, ये पूरी टीम कर रही है, उसके लिए वो बहुत साधुवाद की पात्र है। और उससे ज्यादा जिसने ये डिसीजन लिया होगा, ये पॉलिसी डिसीजन, जाहिर सी बात है कि जो नेतृत्व है देश का, वो कहीं ना कहीं से एक डायरेक्शन देता है। हमेशा नायक जो होता है, जो टीम लीडर है, वो डायरेक्शन देता है, और उसके बाद बाकी टीम काम करती है। निश्चित रूप से वो टीम भी साधुवाद की पात्र है, और
जिन्होंने भी, मोदी जी, उनकी टीम ने जिन्होंने ये फैसला किया कि हमें सचमुच उनको पुरस्कार देना है जो पुरस्कार के लिए काम नहीं कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड में, जिन्होंने सचमुच देश सेवा की है, समाज सेवा की है, जो राष्ट्र और देश और मानवीयता के लिए समर्पित है, उनको ढूंढना है। ये ढूंढने का काम करना और उनको पुरस्कृत करना, इसके लिए जितना भी मैं कहता हूं बधाई दिया जाए, शुभकामनाएं दी जाए, उनकी जितना भी उनको साधुवाद दिया जाए कम। जी, एक अंतिम सवाल चलते चलते जो शायद बहुत सारे दर्शकों के भी मन में होगा, जो विदेश से जुड़े हुए तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी पुरस्कृत किया गया है, क्या सोच रहती है ऐसे लोगों को पुरस्कृत करने से? बिल्कुल, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, G20 में गए थे, उन्होंने कहा कि एक सूरज, एक धरती, एक ग्रिड। तो ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे बहुत सदियों, सहस्राब्दियों से हम में रही है। तो मैं वही कहता हूं कि राष्ट्र की भी लकीरें हटा करके जो भी कहीं भी मानवता की सेवा में जुटा हुआ है, जिसको भी आप समझते हैं, जैसे जापान के आबे को दिया, तो ये बहुत बड़ी चीज है, ये साबित करती है। मोदी जी कहते थे हम युद्ध नहीं बुद्ध की बात करते हैं जी। और आप देखिए ना, तो इसलिए जो है एक सर्वे भवन सुखने संत सर्वे च संत निरामया, है ना, वसुधैव कुटुंबकम, ये साबित करता है कि हमारी सोच, हमारा जो सोच है उसकी परिधि जो है, कहते हैं कि उसका जो एक दायरा है वो एक पूरे विश्व बंधुत्व है। उसमें हमारे राष्ट्र ही या हमारा जाति धर्म ये समाहित नहीं। इसलिए मैंने पहले कहा जो मानवता की सेवा कर रहा हो, वो कहीं का भी हो, कैसा भी हो, उसको अगर डिजर्व कर रहा है, उसने काम किया है, तो निश्चित तौर पर वो पुरस्कृत होना चाहिए। वो हमारे देश का हो, विदेश का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संस्कृति का हो, इससे मतलब नहीं। जी, निश्चित तौर पर, यानी कि जाति धर्म संस्कृत का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, विदेश का भी हो सकता है, जिससे भी हम प्रेरणा ले सकते हैं उनसे हम प्रेरणा पाएंगे और उन्हें पुरस्कृत करेंगे। ये शायद आधार रहा है। और पहली बार जिस तरह से आपने कहा कि 2014 के बाद से पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है इन पुरस्कारों को देने में। बहुत शुक्रिया रामकृपाल जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। जब पैर तले से दिन गुजरे, सड़कें ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के जन्मदिन के मौके पर उनके आवास पर जाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। इसके अलावा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को उनके जन्मदिन के मौके पर बधाई दी। इस मौके पर वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने केक भी काटा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश के जरिए लाल कृष्ण आडवाणी की लंबी आयु और स्वस्थ आयु की कामना करते हुए कहा कि लोगों के सशक्तिकरण और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने में उनके अनगिनत प्रयासों के लिए राष्ट्र सदा उनका ऋणी रहेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें अपनी विद्वता और समृद्ध बौद्धिकता के लिए व्यापक रूप से सम्मान मिलता है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज सीनेट हॉल परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को डिग्री और मेडल प्रदान किए।
इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आशीष कुमार चौहान, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में 2018-19 और 19-20 दो सत्रों के मेधावियों को मेडल और पीएचडी की उपाधि दी गई। पिछले साल कोरोना महामारी के कारण यह समारोह नहीं हो पाया था। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धर्मेंद्र प्रधान ने विश्वविद्यालय में 3 नवनिर्मित इमारतों का उद्घाटन भी किया। और इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है और उन्हें उम्मीद है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने आप को आने वाले दिनों में नई शिक्षा नीति के आधार पर विकसित करेगा। जिस भारत की शिक्षा व्यवस्था अपना पूंजी है, अनेक आक्रांताओं के हम शिकार हुए हैं, अनेक संघर्ष इस भूखंड में हुए हैं, लेकिन आखिर क्या वो हस्ती है जो हमारे साहित्यकार ने कहा है, भारत वो हस्ती है, वो मिटती नहीं है, शायद उसकी आत्मा ही भारत की शिक्षा है, भारत की संस्कार है। आज देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आने वाले दिनों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आधारित अपने को बनाएगा, अपने विद्यार्थियों को उस प्रकार से प्रशिक्षित करेगा, अपने प्राध्यापक प्राध्यापिका को उस ढंग से ढालेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और इसके साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी शिक्षा भारतीय भाषा आधारित होनी चाहिए और उन्होंने ये आशा जताई कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय इस काम में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखने वाले समूह है। विश्व मेरा परिवार है, ऐसे यही भारत की जीवन मूल्य है। हमारी शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा है भारत की भाषा आधारित हो। मित्रों, हमें विश्व की कोई भी भाषा से परहेज नहीं है, हमें अंग्रेज से कोई परहेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं मेरे क्रिटिकल थिंकिंग, मौलिक विचार मैं हिंदी में समझता हूं, मैं तमिल में समझता हूं, मैं उड़िया में समझता हूं, मैं आसामी में समझता हूं, हमें कोई ग्लानि नहीं होनी चाहिए कि हम अपने मातृभाषा में उसको सीखें, समझें। मैं अपेक्षा रखूंगा भारतीय भाषा आधारित ज्ञान को व्याप्ति देने में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक बहुत बड़ी भूमिका रहे, ये हम अपेक्षा के साथ आए हैं। और मणिपुर से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार इमोसिंग और यमथोंग हुआकिप ने आज नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और भाजपा नेता संबित पात्रा मौजूद रहे। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने दोनों पूर्व विधायकों का भाजपा परिवार में स्वागत किया। आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि मणिपुर से 2 of the very eminent personalities have joined the Bharatiya Janata Party. We take this opportunity of welcoming Shri R.K. Imo Singh to the fold of Bharatiya Janata Party, and we can assure him that this is a democratic political party where you have an open field and a level playing ground where you can perform your best. Mr. Yangthong Haokip is a well-known politician, especially in the hill area of Manipur. We are proud to have both of these eminent politicians of Manipur in the fold of Bharatiya Janata Party, and I'm sure in the days to come we will be working together to form the next government with 2/3 majority in Manipur. Ab ki baar 40 पार, as the slogan goes in Manipur. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दोनों पूर्व विधायकों का स्वागत किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की राह पर अग्रसर है। सही आप लोगों ने निर्णय किया। R.K. इमो सिंह जी और यांगथंग हाकुप जी सही निर्णय किया है। बीजेपी में शामिल होने का बाद आपको पता चलेगा, बीजेपी हमेशा समाज की, देश की हितों के लिए हमेशा निष्ठा से काम करती है। आज मोदी जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन आया है देश के अंदर, इसकी वजह से आज देश के हर नागरिक अपने आत्मविश्वास जगाने में सफल हुई है और सबको मनोबल मिला है और सबको लगने लगा है, हाँ, मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ
राष्ट्र होने जा रहा है, ये निश्चित है। और कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के तौर पर शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 108 करोड़ 47 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। बीते 24 घंटों में 23,84,000 से अधिक कोरोना टीके की खुराक दी गई। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक लगभग 116 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके भेजे जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 15 करोड़ 60 लाख से अधिक खुराक मौजूद है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार देश भर में कोविड टीकाकरण की गति तेज करने और इसके दायरे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। देश भर में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 11,451 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 13,204 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं और इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.24% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या घटकर 1,42,826 रह गई है, जो कि 262 दिनों में सबसे कम है। और उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में 10 और लोगों में जीका वायरस के संक्रमण की पहचान के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 89 हो गई है। राज्य सरकार ने संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए एक एकीकृत नियंत्रण केंद्र की स्थापना की है। इस नियंत्रण केंद्र में स्वास्थ्य अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जो कि 24 घंटे स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों को जांच के साथ अपने आसपास के इलाके में साफ सफाई रखने की सलाह दी जा रही है। कानपुर के जिलाधिकारी ने बताया है कि ये दल इस वायरस के बारे में विस्तृत जानकारी देने के साथ साथ इसके फैलाव और लक्षणों के बारे में भी जानकारी दे रहा है। तमिलनाडु के कई भागों और चेन्नई में पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। चेन्नई में भारी बारिश के बाद कुछ हिस्सों में जगह जगह घुटनों तक पानी भर गया है और इसके बाद लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिनों में 36 जिलों में जमकर बारिश हुई थी, लेकिन सबसे ज्यादा 134.29 मिलीमीटर वर्षा राज्य के राजधानी में दर्ज की गई। अत्यधिक बारिश की वजह से सड़कें तालाब के तौर पर बन गई और कार के पहिए पानी में पूरी तरह से डूबे हुए नजर आए। कई इलाकों में पेड़ गिरने से की भी जानकारी मिली है और भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। प्रशासन ने 500 स्थानों पर पानी निकासी के लिए पंप सेट लगाए हैं। राहत कार्यों के तहत अब तक 1 लाख खाने के पैकेट्स बांटे जा चुके हैं। लोगों को चिकित्सा सेवा मुहैया कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आज सुबह काले बादल छाए रहे। विभाग ने बताया है कि कोयम्बटूर में आज भारी बारिश के साथ बादल छाए रहने की संभावना है। आईएमडी ने जानकारी दी है कि पूर्वोत्तर मानसून के प्रभाव के कारण 9 से 11 नवंबर के बीच आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश की आशंका है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई के कल्याणपुरम इलाके में भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और चिकित्सा सेवा केंद्र में जाकर वहां चल रही स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कल रात से हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मेट्टुपालयम में बाढ़ के कारण पूरे गांव के डूब जाने से लिंगापुरम और गंधियायूर के बीच सड़क के डूब जाने से आवाजाही में दिक्कत हो रही है। मोटरबोट के जरिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। वहीं पलियाकुलम में बारिश के कारण इमारत ढह गई। पिछले कुछ सप्ताह में लगातार हो रही बारिश के कारण शहर की कई सड़कें टूट गई हैं। मौसम विभाग की अगले कुछ दिनों तक बारिश होने की भविष्यवाणी के कारण लोगों से यात्रा करने से बचने को कहा गया है। और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी निरंतर बारिश के कारण पुडुचेरी और कराईकल जिलों में आज से 2 दिन के लिए स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टी घोषित कर दी गई है। शिक्षा विभाग के एक आदेश में यह जानकारी देते हुए बताया गया है कि लगातार बारिश के कारण सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में 1ली से 8वीं कक्षा तक को फिर से खोलने का निर्णय स्थगित कर दिया गया है। ये कक्षाएं आज से फिर से शुरू होने वाली थी। मौसम विभाग ने बताया है कि तमिलनाडु के तटीय इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है।
मौसम विभाग की रिपोर्ट के बाद केंद्र शासित प्रदेश समुद्र में मछली पकड़ने गए मछुआरों को वापस किनारों पर लौटने की चेतावनी लगातार जारी कर रहा है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पूजा जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख। वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। वन सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैराना दौरे पर आज उन लोगों के समूह से मुलाकात की जो पलायन के सालों बाद वापस लौटे हैं। 2017 के चुनाव में शामली के कैराना जिले में कई हिंदू परिवार पलायन कर गए थे। मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिना किसी भेदभाव के विकास को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कैराना में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वे कैराना में एक PAC बटालियन कैंप और फायरिंग रेंज का भी शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वे कैराना के लोगों को आयुष्मान कार्ड बांटने के साथ ही PM आवास योजना के तहत मिले मकानों की चाबियां भी लाभार्थियों को सौंपेंगे। सरकार की 2017 में आने के बाद से जो नीति रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मंत्र रहा है सबका साथ सबके विकास का, तो हम विकास भी सबका करेंगे, शासन की योजनाओं का लाभ भी सबको देंगे, बिना भेदभाव के देंगे, लेकिन बगैर तुष्टीकरण की नीति को अपनाए हुए अपराध और अपराधियों के प्रति कठोरतम कार्रवाई करने के अपने संकल्प के साथ ही आज हमारी सरकार और मैं स्वयं यहां पर आया हूं। मैं फिर इस कस्बे के सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि वे बेझिझक यहां पर अपने पूर्वजों की भूमि पर रहें। यहां की विरासत को संरक्षण करना और साथ साथ यहां के व्यापारिक और औद्योगिक माहौल को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर प्रकार का सहयोग करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर हिंसा मामले में सुनवाई की है। कोर्ट के सवाल के जवाब में यूपी सरकार की ओर से हरीश साल्वे ने बताया कि घटनास्थल के वीडियो सबूत को लेकर लैब रिपोर्ट 15 नवंबर तक आ पाएगी। कोर्ट ने कहा है कि दोनों FIR में किसानों को कुचलने और लोगों को की ओर से की गई लिंचिंग के मामले में अलग अलग सबूत रिकॉर्ड किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच की निगरानी हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से कराने की बात कही है। जस्टिस राकेश कुमार और जस्टिस रंजीत कुमार को ये जिम्मा दिया जा सकता है। अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। तब तक यूपी सरकार को बताना है कि जांच की निगरानी का जिम्मा HC के रिटायर्ड जज को सौंपने को लेकर उसका क्या रुख है। शीर्ष अदालत 3 अक्टूबर को की घटना से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें 4 किसानों सहित 8 लोग किसान प्रदर्शन के दौरान हिंसा में मारे गए थे। और बिहार में 4 दिन का लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाए के साथ आज से शुरू हो गया। इस दौरान श्रद्धालु सूर्य की विशेष पूजा करते हैं। यह त्योहार धरती पर जीवन के स्रोत सूर्य देवता की उपासना के रूप में पवित्रता और समर्पण के साथ मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्यदेव सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। श्रद्धालुओं ने आज नहाय खाए के मौके पर सुबह गंगा स्नान किया और प्रसाद के लिए जल अपने साथ लेकर घर पहुंचे। आज दिन भर वे सिर्फ एक बार भोजन ग्रहण करेंगे, जिसमें कद्दू भात के नाम से जिसे जाना जाता है। महापर्व के दूसरे दिन कल खरना होगा। इस दिन श्रद्धालु पूरे दिन उपवास रखेंगे और शाम को सूर्य की आराधना के साथ ही अपना व्रत खोलेंगे। पूजा के दौरान खीर, पूड़ी और फलों का भोग लगाया जाएगा। शाम को प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती अगले 36 घंटों तक निर्जला उपवास रखेंगे। बुधवार शाम को घुटने भर पानी में खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। गुरुवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य के साथ ही छठ पूजा का समापन होगा। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है।
और अमेरिका में आज से विदेशी नागरिकों को प्रवेश की अनुमति मिल गई है। अमेरिका की नई यात्रा नीति के तहत पूरी तरह से टीका लगवा चुके यात्रियों को ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। यात्रा से 72 घंटे पहले जिनका कोविड टेस्ट नेगेटिव आया है उन्हें देश में प्रवेश की इजाजत होगी। हम आपको बता दें कि कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अमेरिका में मार्च 2020 में जमीन और हवाई मार्ग से गैर आवश्यक यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और जापान में कोविड-19 के मामलों में तेजी से गिरावट आई है और इसके बाद आज से पाबंदियों में ढील दी जाएगी। जापान सरकार के अनुसार सभी विदेशी पर्यटकों को यात्रा में कोई छूट नहीं दी जाएगी। जापान के उप मुख्य कैबिनेट सचिव सीएजी किहारा ने कहा है कि जापान सीमा के नियंत्रण और निगरानी की गतिविधियों का अध्ययन करने के बाद इस साल के अंत तक विदेशी पर्यटकों को भी आने की अनुमति देने पर विचार किया जाएगा। और इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी बगदाद में एक सशस्त्र ड्रोन हत्या के प्रयास के बाद रविवार को शीर्ष सुरक्षा कमांडरों के साथ बैठक की उन्होंने अध्यक्षता की। पीएम कार्यालय द्वारा हमले में क्षतिग्रस्त आवास का वीडियो जारी किया गया है, जिसमें घर के बाहर क्षतिग्रस्त वाहनों को देखा जा सकता है। हमले में 3 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनमें से 2 को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, जबकि तीसरे ड्रोन ने आवास पर हमला किया। ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों द्वारा विवादित आम चुनाव के हफ्तों बाद इराक में तनाव पैदा हो गया है। इस हमले में उनके आवास के बाहर तैनात 6 सुरक्षा गार्ड घायल हो गए। हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी संगठन ने नहीं ली है। यह हमला बगदाद में सरकारी बलों और ईरान समर्थित राजनीतिक दलों के समर्थकों के बीच झड़प के 2 दिन के बाद हुआ है। प्रधानमंत्री कदीमी ने झड़पों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों की मौत और घायल होने को जांच के आदेश दिए हैं। और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल जगत की खबरों को लेकर हाजिर हैं सुचित्रा हमारे साथ। जी सुचित्रा, क्या कुछ खेल की खबरें बताएंगे हमें? शुक्रिया निखिल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं T20 विश्व कप से जुड़ी खबर के साथ। आईसीसी T20 विश्व कप के सुपर 12 चरण के अंतिम मुकाबले में भारत का सामना आज नामीबिया से दुबई में होगा। दोनों टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी हैं। भारत को अपने पहले 2 मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था और ये हार भारत को बहुत महंगी पड़ी। भारत का सेमीफाइनल से बाहर होना इन 2 हार के बाद ही तय हो गया था। भारत को एक चमत्कार की उम्मीद थी कि अफगानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को हरा दे तो भारत सेमीफाइनल में पहुंच सकता था। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत ही कम थी। नामीबिया के खिलाफ ये मैच T20 कप्तान के रूप में विराट कोहली का आखिरी मैच होगा। विराट कोहली पहले ही ऐलान कर चुके थे कि वे T20 विश्व कप के बाद T20 टीम की कप्तानी छोड़ देंगे। वहीं भारतीय टीम के कोचिंग स्टाफ के कुछ लोगों के लिए भी ये आखिरी टूर्नामेंट है टीम के साथ। नामीबिया के लिए ये मैच महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके खिलाड़ियों को एक शीर्ष टीम के साथ खेलने का मौका मिलेगा। किसी भी एसोसिएट टीम को शीर्ष टीमों के साथ खेलने के बहुत कम मौके मिलते हैं। और आईसीसी T20 विश्व कप अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा है। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले सेमीफाइनल में अबू धाबी में 10 नवंबर को इंग्लैंड का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। आईसीसी T20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना पाकिस्तान से 11 नवंबर को दुबई में होगा। ग्रुप 1 में इंग्लैंड की टीम 8 अंक के साथ शीर्ष पर रही थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया 8 अंक के साथ बेहतर रन रेट के आधार पर दक्षिण अफ्रीका को पछाड़कर सेमीफाइनल में पहुंची थी और दूसरे स्थान पर रही। ग्रुप 2 में पाकिस्तान 5 में से 5 मैच जीतकर 10 अंक के साथ शीर्ष पर रही। वहीं न्यूजीलैंड 8 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रही। बात फुटबॉल की। लिवरपूल का 25 मैच से चला आ रहा अविजित रहने का सिलसिला आखिरकार टूट गया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में वेस्ट हैम यूनाइटेड ने लिवरपूल को 3-2 से शिकस्त दी। अगर लिवरपूल ये मैच ना हारती तो लिवरपूल अपना ही सभी प्रतियोगिताओं को मिलाकर अविजित रहने का रिकॉर्ड तोड़ देती। ये रिकॉर्ड 1982 से कायम है। पिछली बार लिवरपूल अप्रैल में चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल के पहले लेग में रियल मैड्रिड से हारी थी। इस हार के साथ लिवरपूल पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर आ गई है। वे लीडर्स चेल्सी से 4 अंक पीछे हैं।
नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड छठी बार पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया। रविवार को खेले गए फाइनल में जोकोविच ने रूसी खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव को 4-6, 6-3, 6-3 से मात दी। इस जीत के साथ ही जोकोविच ने मेदवेदेव के खिलाफ यूएस ओपन फाइनल में मिली हार का बदला भी ले लिया। जोकोविच का इस साल का अंत नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में करना पहले ही तय हो चुका है। तो इस वक्त की खेल की कुछ प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं निखिल के पास। बहुत शुक्रिया सुचित्रा इन तमाम खबरों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो मिड डे प्राइम के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।